दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 519 नंबर का लेक्चर है, लेकिन केमिस्ट्री विषय की बात करेंगे तो आज हमारा ये 14 नंबर का लेक्चर दोस्तों रसायन विज्ञान में आज हमारा ये 14वां लेक्चर है। ठीक है, और आज हम क्रांतिक ताप और कुछ मुख्य गैसों के बारे में दोस्तों सवाल जवाब आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं और इसी तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,570 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फायदा ये मिलेगा कि एक एक करके धीरे धीरे आपके जो है बहुत सारे सवाल भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक एक करके सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले 7 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री हमारा 8वां विषय है। तो चलिए सीधे आते हैं और सवालों पर चर्चा करते हैं। एक बार दोस्तों आप मौका दीजिएगा, हमारे पेड कोर्स का जो डेमो क्लास है फ्री वाला उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाली क्लास देखकर आप जो है आनंदित हो जाते हैं कि सर हमारी तो तैयारी यहीं से हो जा रही है। आप कल्पना करो जो इंसान फ्री में इतना अच्छा काम कर सकता है वो इंसान पेड कोर्स के लिए अब कितना मेहनत करते होंगे, ये आप कल्पना करो केवल, और आके डेमो देख लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, चलिए सीधे सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी गैस उच्च दाब, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस उच्च दाब तथा कम तापमान पर, ठीक है, उच्च दाब तथा कम तापमान पर आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाती। विचलन मतलब क्या करती, एक तरह से कहा जाए तो आदर्श व्यवहार का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, का पालन नहीं करती है। ठीक है, करा वो कौन सी गैस है जो उच्च दाब और कम तापमान पर क्या करता है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती, आदर्श व्यवहार नहीं करती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हम वास्तविक गैस की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आदर्श गैस और वास्तविक गैस के बारे में, और वास्तविक गैस के बारे में 2 लाइन और बताया था, 3 लाइन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको भूलना नहीं है। पहला याद रखेगा बाउल का नियम, ठीक है, जो बाउल का नियम, दूसरा लिखेगा चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, और तीसरा लिखेगा आदर्श समीकरण का नियम। ठीक है, आदर्श समीकरण का नियम। ये जो वास्तविक गैस होती है ना, ये इन तीनों का पालन नहीं करती। ठीक है, याद रखेगा, तीनों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तीनों का पालन नहीं करती है, क्योंकि पालन करती तो आदर्श गैस कहलाती, पालन नहीं करती है इसीलिए इसे हम वास्तविक गैस कहते हैं। और वास्तविक गैस हमेशा उच्च दाब और कम तापमान पर आदर्श व्यवहार नहीं करती है, उससे विचलित हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। अब कभी कभी इसी सवाल को उल्टा आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि वास्तविक गैसें किस दाब और ताप पर आदर्श व्यवहार करेंगी। ठीक है, देखिए कब आदर्श व्यवहार करेंगी, तो आदर्श व्यवहार करने के लिए कम दाब होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उल्टा कर दीजिएगा, क्या होना चाहिए दोस्तों, दाब जो है ये कम होना चाहिए और उच्च ताप होना चाहिए। ठीक है, ताप क्या होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तब समझिए इनका व्यवहार कैसा होगा, आदर्श व्यवहार ये होगा, नहीं तो नहीं। तो ये कंडीशन डिपेंड करता है ताप और दाब पर। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल करा, किस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा नियम है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। इसी तरह से एनर्जी के बारे में भी कहा जाता है कि ऊर्जा का क्षय कभी नहीं होता है, ऊर्जा नष्ट कभी नहीं होती है, ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मेरी ध्वनि ऊर्जा है और देखिए माइक के थ्रू ये विद्युत ऊर्जा में बदल जा रही है। ठीक है, और ये फिर विद्युत ऊर्जा में आपके मोबाइल या लैपटॉप में विद्युत ऊर्जा से पुनः यह ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। तो क्या कहीं पर क्षय हो रहा है, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है। उसी तरह से ये वाली बात भी है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अनुसार द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था बदलती है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस नियम के अनुसार त्रिविम क्षेत्र में, ठीक है,
त्रिविम क्षेत्र में या किसी भी स्पेस में सभी स्थानों पर जा सकने की गैसों की प्रवृत्ति होती है। मैं कहूं एक कमरा है, उसमें आपने गैस भर दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। ये गैस का फैलना क्या कहलाता है? इसे विसरण कहा जाता है, ग्राहम का विसरण नियम। इसे इसके बारे में किसने बताया था दोस्तों? तो इसके बारे में ग्राहम ने बताया था। तो ये क्या है? यह ग्राहम का विसरण नियम है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है दोस्तों? गैस का फैलने का गुण होता है, ठीक है। गैस का फैलने का या गैसों में फैलने का गुण होता है, ठीक है। गैसों में फैलने, ठीक है, फैलने का गुण होता है। इसको कहीं भी आप छोड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर स्थान पर ये गैस क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, ठीक है। आप कमरे में छोड़ेंगे तो कमरे में फैल जाएगी, किसी डिब्बे में छोड़ेंगे तो वहां फैल जाएगी, जहां भी इसको प्रवाहित करेंगे वहां ये फैल जाएगी। ये इसका गुण होता है। किस रसायनज्ञ ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया? अभी जो आपने द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, न ही नष्ट होता है, ठीक है। न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। इसमें क्या होता है? केवल अवस्था परिवर्तन होती, ठीक है। केवल अवस्था परिवर्तन होता है। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सवाल आता है ये नियम दिया किसने? ठीक है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो याद रखेगा इसको एंटोनी लॉरेंट ने प्रतिपादित किया था। किसने? इनका नाम था एंटोनी लॉरेंट। कभी कभी इनके आगे एक और छोटा शब्द है लेवोजीर। क्या नाम है? लेवो, अब थोड़ा खतरनाक भी है लिखने में, लेवोजीर। यह पे छोटी की मात्रा देकर लिखेंगे। 1789 ईस्वी में दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। 1789 में यह नियम आया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो एंटोनी ने दिया था, शॉर्टकट में एंटोनी याद रखिए, एंटोनी लॉरेंट या फिर लेवोजीर याद रखेगा, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, ठीक है। अगला सवाल करा किस फ्रेंच वैज्ञानिक ने, देखिए दे भी दिया कि वैज्ञानिक कैसे हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। करा किस फ्रेंच वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। बताइए स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो इसको जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? इनका नाम था जोसेफ लुई प्राउस्ट। क्या नाम था दोस्तों? जोसेफ लुई प्राउस्ट नाम था, इन्होंने दोस्तों दिया था, ये आप याद है। और इन्होंने कहा था कि किसी भी यौगिक में, चाहे आप कोई भी यौगिक तो जानते होंगे, किसी भी यौगिक में जो द्रव्यमान होता है, जो उस यौगिक का मास होता है, उसके अनुसार तत्वों का क्या होता है, वहां पर अनुपात हमेशा एक समान होता है, ठीक है। किसी भी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार, तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक समान होता है। यही नियम स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। लिखिएगा किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार ही, ठीक है, तत्व का अनुपात एक समान होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, या कभी कभी स्थिर की जगह निश्चित शब्द दे देता है, निश्चित अनुपात का नियम। चाहे स्थिर अनुपात का नियम कहिए, चाहे निश्चित अनुपात का नियम कहिए, ये दोनों एक ही बात है, इसे याद रखेंगे। कह रहा है किसने गुणित अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए फिर से नया सवाल दे दिया। कह रहा है किसने गुणित अनुपात का नियम दिया? ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। किसने? जिस तरह से स्थिर अनुपात होता है उसी तरह से गुणित अनुपात होता है। गुणित अनुपात का नियम दोस्तों किसने दिया था? बहुत फेमस वैज्ञानिक है, नाम तो आपने सुना होगा, जॉन डाल्टन का। जी हाँ, जॉन डाल्टन, जी हाँ, जॉन डाल्टन ने दोस्तों ये गुणित अनुपात का नियम दिया था। इसे डाल्टन का नियम भी कहा जाता है। 1803 में यह नियम प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। 1803 में यह नियम प्रतिपादित किया गया था। इसी नियम को डाल्टन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन का नियम भी दोस्तों इसे कहते हैं। तो ये तथ्य आप जो है याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए। इसी तरह एक नया सवाल लीजिए, कर व्युत्क्रम अनुपात का नियम दोस्तों किसे कहा जाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम इसे किसने प्रतिपादित किया था? इसे जेरेमिस रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। जेरेमिस रिक्टर, क्या नाम था? जेरेमिस रिक्टर ने। अब ये मत पूछेगा कब, ये मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो जेरेमिस रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे अस्थाई अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अस्थाई अनुपात का नियम भी दोस्तों कभी कभी। देखिए, एक जो आप पढ़े थे निश्चित अनुपात का नियम, वो अलग था। निश्चित अनुपात का नियम, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों इस तरह का शब्द भी लिखा रहता है, हालांकि आप ये वाला याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ उल्टा है, कुछ गलत है। कह गैस आयतन संबंधी नियम जो है किसने प्रतिपादित किया? यहां पे दोस्तों दो लोगों का नाम आता है, ठीक है। दो लोगों का नाम आता है जिन्होंने गैस आयतन संबंधी नियम जो है दिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो एक लोग के बारे में इधर लिख लीजिए, एक लोग के बारे में इधर लिख लीजिए, तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दो लोग इससे संबंधित है। पहला नाम है जोसेफ लुई, ठीक है, गे-लुसाक, केवल गे-लुसाक लिखिए, एग्जाम में आपको यह शब्द ज्यादा मिलेगा। एक तो नाम मिलता है गे-लुसाक का, कहा जाता है इन्होंने आयतन संबंधी नियम था दिया था। और दूसरे थे जैक्स चार्ल्स, ठीक है। क्या नाम था दूसरे हैं जैक्स चार्ल्स, ठीक है। जैक्स चार्ल्स, कुछ लोग मानते हैं इन्होंने दिया था, हालांकि दोनों लोगों ने दिया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, कुछ बातें अलग से हैं, जरा सुनिएगा। यहां दिया है गैस आयतन संबंधी नियम। क्या दिया है? गैस आयतन संबंधी नियम। हालांकि दोनों लोगों का नियम गैस आयतन संबंधी था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। अलग क्या था वो जरा जानिए। जो गे-लुसाक ने दिया दोस्तों, ये गैसों के बीच गैसों के आयतन के बारे में बताता है, ठीक है। गैसों के आयतन का संबंध दोस्तों ये बताता है, गे-लुसाक वाला। इसलिए ये वाला उत्तर एकदम परफेक्ट है। जो जैक्स चार्ल्स ने दिया था दोस्तों, ये गैस के आयतन और तापमान के बीच संबंध बताता है, ठीक है। यह गैस के आयतन एवं तापमान के मध्य संबंध, ठीक है, तापमान के मध्य संबंध बताता है। ये आप याद रखेंगे। ये चार्ल्स वाला जो नियम है तो थोड़ा सा अलग हो गया, हालांकि गैस आयतन यहां भी, गैसीय आयतन यहां भी है, इसलिए लोग ऐसा बोल देते हैं। और एक चीज चार्ल्स वाले में स्थिर दाब के आधार, स्थिर दाब पर उन्होंने नियम दिया था। किस पर? स्थिर दाब पर। उन्होंने कहा था कि स्थिर दाब पर गैसों के आयतन और तापमान के बीच में क्या संबंध होता है, ये दोस्तों चार्ल्स ने दिया था, ठीक है, जैक्स चार्ल्स ने। तो इसे आप याद रखेंगे। कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह निश्चित ताप क्या कहलाता है जिससे कम तापमान होने पर ही किसी गैस पर दाब बढ़ाकर उसे द्रवित किया जा सकता है? देखिए, बात को समझिएगा। आपको कह रहा है कि गैस को द्रव में बदलना है। क्या करना है? गैस को द्रव में बदलना है। कैसे? कह रहा दाब यदि बढ़ा दिया जाए, इतना प्रेशर डाल दिया जाए गैस पर, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि गैस पर इतना प्रेशर डाल दिया जाए, इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि वह क्या बन जाए दोस्तों? वह द्रव रूप में आ जाए। तो दोस्तों ये निश्चित ताप क्या कहलाता है, ठीक है, वह टेम्परेचर दोस्तों क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं क्रांतिक ताप। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं क्रांतिक ताप, ठीक है। इस ताप पर अगर उस पर दाब लगाया जाएगा गैसों पर, तो अपने आप क्या हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा। इसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। ये अच्छा सवाल है। कह रहा यदि गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम कर दी जाए। देखिए, आप जानते हैं कि ठोस में अणु बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। ठोस में जो अणु होते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है, अत्यधिक नजदीक, इसीलिए तो वह ठोस है, ठीक है। अत्यधिक नजदीक होते हैं, ठीक है। इसके अपेक्षाकृत जो द्रव होता है, द्रव में अणु क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर होता है, ठीक है। लेकिन गैस के कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? थोड़ा दूर। लेकिन गैस के कंडीशन में क्या होता है? इसके अणु बहुत दूर होते हैं, ठीक है। गैस के अणु क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहे यदि गैस के अणुओं की बीच की दूरी कम कर दी जाए, यानी जो अणु के बीच की दूरी है उसको घटा दिया जाए, तो इस अवस्था में वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? तो याद रखिएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। अरे भाई, जैसे घटेगा दूरी वैसे द्रव बन जाएगा, और घटा देंगे तो ठोस बन जाएगा।
यही तो है। देखिए सवाल ऐसा दिया, आपको लगेगा कि कुछ कठिन सा है, पहले सवाल को समझिए, सवाल को कि क्या दिया सवाल, वैसा व्यवहार कीजिए, ऑटोमेटिक आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सवालों से डरा नहीं जाता है, पहले सवालों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, उत्तर जरूर मिलेगा। कह रहा है किन दो विधियों से गैस को द्रव में बदला जा सकता है। देखिए दो ही विधि है गैस को द्रव में बदलने की, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो विधि है, या तो दाब है या तो ताप, लेकिन अंतर दोनों में है। याद रखिएगा, या तो दाब को बढ़ा दिया जाए या तो प्रेशर को क्या कर दिया जाए, बहुत ज्यादा लगा दिया जाए प्रेशर, तब वो द्रव में तब्दील हो जाएगा, या तो तापमान को घटा दिया जाए। ठीक है, बढ़ाना नहीं है, तापमान को क्या कर दिया जाए, यदि ताप को घटाकर या दाब को बढ़ाकर गैस को क्या किया जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। आप सोच रहे होंगे सर तापमान घट गया, अरे तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव गैस में, भाई मान लीजिए जल है, अब आप नीचे से इस जो है गैस आपने जला दिया, आग लगा दिया, तो भाई तापमान बढ़ रहा है तो द्रव गैस में जा रहा है ना, लेकिन जब गैस को द्रव में लाना है तो तापमान को घटाना पड़ेगा, तभी वो द्रवीभूत होगा, नहीं तो द्रवीभूत नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे, पिघलाने के लिए ये जरूरी है। तो इस तरह से ये दो ही कंडीशन होता है जब आप ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्या सभी गैसों को सामान्य ताप पर केवल दाब बढ़ाकर द्रवीभूत किया जा सकता है? सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या यहां शब्द लिख दिया सभी गैसों को, ये गलत हो गया। कुछ गैसों को दोस्तों दाब, अभी आपने पढ़ा कि गैस से द्रव में आने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो दाब बढ़ाया जाए या तो तापमान घटाया जाए, दो ही कंडीशन है। कर अगला सवाल दे रहा है कि क्या उच्च दाब लगाकर किसी भी गैस को हम द्रवीभूत कर सकते हैं, तो आपका उत्तर है नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं। याद रखेगा, सभी गैसों को नहीं, सभी गैसों को नहीं, केवल कुछ गैसों को। ठीक है, केवल कुछ गैसों को ही, केवल कुछ गैसों को ही क्या किया जा सकता है, द्रवीभूत किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब उच्च दाब लगाने से द्रवीभूत हो जा रहा तो यहां क्यों नहीं द्रवीभूत हो रहा है? क्योंकि गैस को द्रवीकृत करने के लिए, समझिएगा ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लिखिएगा, क्योंकि गैस को द्रव में बदलने हेतु एक शर्त आवश्यक है। ठीक है, एक शर्त यहां पर आवश्यक है। ठीक है, एक शर्त आवश्यक है, जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्या आवश्यक है? उसका तापमान क्रांतिक तापमान से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखिएगा, उसका तापमान क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, तभी द्रवीभूत हो सकता है, अन्यथा द्रवीभूत नहीं हो सकता है। तो गैसों में जब तक ये क्रांतिक ताप वाला कंडीशन जो है नहीं फुलफिल होगा, तब तक दोस्तों ये द्रवीभूत नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे, कुछ गैसें द्रवीभूत हो जाती है लेकिन सभी नहीं। किस ताप के नीचे संपीड़ित करके सभी गैसें द्रवित की जा सकती हैं? वही उत्तर हो गया आपका सीधा सीधा, क्रांतिक ताप। यदि क्रांतिक ताप के नीचे कर दिया जाए तब तो दोस्तों सभी की सभी गैसें अपने आप द्रवीभूत हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीधे सीधे बात किया CO2 का। ठीक है, करा CO2 वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखेगा 0.03 से लेकर 0.05% तक। वैसे ज्यादा जो सही उत्तर है वह 0.03% है, इसे आप याद रखेंगे, ये ज्यादा परफेक्ट है। मैंने 5 इसलिए कर दिया कि लेटेस्ट डेटा है। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो विषय पढ़ा दिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे आज की क्लास आप पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ऐसे ही दोस्तों मैंने कंप्लीट हिस्ट्री करा दिया आपको। ठीक है, इसी तरह से पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल और पूरा भौतिक विज्ञान। ये 7 विषय मैं आपको विधिवत पढ़ा चुका हूं। अब 8वां विषय हमारा चल रहा है केमिस्ट्री। और याद रखेंगे, अभी तक हम लोगों ने 500 से अधिक क्लास ले लिया, 15,000 से ज्यादा, आज तो आप देख रहे हैं ना 15,500 से अधिक सवाल हो गए हमारे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, इस तरह के सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं, ये ध्यान रहे। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। करा कौन सी
रंगहीन, ध्यान दीजिएगा, वह गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है। क्या दे रहा है? उस गैस में कोई भी गंध नहीं है और वो रंगहीन भी है। आप कहेंगे सर गंधहीन तो पक्का नहीं है, बदबू तो बहुत खतरनाक करती नहीं, उसके पीछे कारण भी बताता हूं आपको मैं। और हवा से, वायु से 1.5 गुना भारी भी है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, CO2 की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे सर CO2 जब पेट से निकलता है तो बड़ी बदबूदार होती है। एक्चुअली CO2 नहीं निकलता है, वो आपके खाने पीने के आधार पर जो फर्मेंटेशन होता है, जो किण्वन होता है, उसके बाद जो निकलती गैस उसमें बदबू आता है। केवल CO2 में कोई बदबू नहीं होता। अरे CO2, अब पेड़ भी तो CO2 देते हैं। आप तो जानते हैं ना कि खाना बनाते समय क्या करते हैं, पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, ठीक है, देते नहीं है। और रात के समय कुछ पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो अगर वृक्ष थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं तो क्या आपको बदबू आता है? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये गंधहीन गैस है, इसको ध्यान में रखेंगे। और रंगहीन, कोई इसका अपना रंग भी नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, करेक्ट, कौन सी गैस चट्टानों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस चट्टानों तथा खनिजों के कार्बोनेटों जैसे चाक, मार्बल ऐसे मत लिखिए, ठीक है, चाक, मार्बल, ठीक है, कंकड़ आदि के रूप में दोस्तों पाई जाती है। यह गैस चट्टानों में पाई जाती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। यह कौन सी गैस है दोस्तों? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कार्बन है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो बच्चा कभी सोच ही नहीं पाएगा कि अरे सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मार्बल में, चाक में भी पाया जाता है, कंकड़ों में, हाँ हर जगह कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। करेक्ट, कौन सी गैस किण्वीकरण, कौन सी गैस किण्वीकरण, श्वसन, दहन के उत्पादन के रूप में पाई जाती है? तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किण्वीकरण, श्वसन और दहन के उत्पादन के स्वरूप दोस्तों ये पाई जाती है। अरे हम लोग दिन भर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी तो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। करा वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता बढ़ने से, करा किस गैस की सांद्रता अगर बढ़ जाए तो तापमान बढ़ जाता है? देखिए सरकार भी चाहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग उतना ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। याद रखेगा, वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा दोस्तों बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या होता है? याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या होगा? यह भी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ना यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह तापमान का बढ़ना दर्शाता है। क्या? तापमान अपने आप ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, बर्फ और ग्लेशियर दोस्तों पिघलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दुनिया में जितने भी बर्फ ग्लेशियर हैं ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये पिघलना शुरू कर देंगे। और अगर ये पिघलेंगे तो क्या होगा? जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जल प्रलय आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? जल प्रलय, ठीक है। ये मैं पूरी कंडीशन दे दिया। कुल मिला जुला के CO2 बढ़ने की वजह से इतना बवाल हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ने देनी है, ठीक है। अब हम लोग दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड के एवज में क्या हमने कभी भी वृक्ष लगाया? हमने तो लगाया। आपने कभी भी वृक्ष लगाया क्या? कभी पेड़ पौधा आपने लगाया? अगर नहीं लगाए तो आपके द्वारा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है इसको कौन ग्रहण करेगा? ये तो वायुमंडल में जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं जल प्रलय के लिए हम आप सभी जो हैं जिम्मेदार हैं और इसको सुधारने की जरूरत है। सुधारने का एक ही तरीका है, जब कभी अच्छा पर्व हो कम से कम अपने बर्थडे के दिन आप एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ कहीं भी, ठीक है, जरूर लगाएं। उसका देखभाल भी कीजिए। वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं, उसका देखभाल करना बड़ी बात है। सरकार करोड़ों करोड़ों वृक्ष लगाती है, अगर सबका देखभाल कर लेती तब तो जो है सारा काम ही सही हो जाता है, ठीक है। तो वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं है, लगाकर उसकी देखभाल करना बड़ी बात है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से तापमान का बढ़ना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो इसे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे ग्लोबल, अच्छा इसके कई सारे नाम हैं, चाहे इसे ग्लोबल वार्मिंग कहिए, चाहे आप इसे वैश्विक तापन कहिए। क्या कहिए? वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन।
ग्लोबल वार्मिंग का ही दूसरा नाम क्या है, वैश्विक तापन है, या कभी कभी ग्रीन हाउस प्रभाव भी आप कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसे आप कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ये भी वही बात हो गई, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल, करा कौन सी गैस सबसे आसानी से द्रवित हो जाती है, ठीक है, सबसे आसानी से द्रवित हो जाती है वो कौन सी गैस है? बच्चा एकदम स्पीड में है, हर सवाल का उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया गलत कर दोगे, ठीक है, इस बार आपका उत्तर है अमोनिया, NH3। जी हाँ, सबसे आसानी से द्रवित होने वाला कौन है दोस्तों? याद रखेगा अमोनिया होता है जिसको सबसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, करेक्ट, कौन सी गैस ठोस रूप में बर्फ के समान होती है, ठीक है, इसीलिए तो इसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों कभी दोस्तों शादी विवाह में जाइए, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है तो कुछ ऐसे घड़े लगे होते हैं जिनमें बादल की आकृति बनती है। एक्चुअली वो आकृति दोस्तों इसी शुष्क बर्फ से बनता है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो वहां कभी इस तरह की चीजें मिले तो आप देखिएगा। करेक्ट, किस गैस को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? अभी अभी आपको मैंने बताया CO2 को ही। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? CO2, जहां कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, इसी को CO2 बोलते हैं, और ये शुष्क बर्फ भी कहलाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, करा कौन सी गैस साधारण रूप में न तो स्वयं जलती है, ध्यान दीजिएगा, न तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता प्रदान करती है साधारण रूप में, ठीक है, लेकिन यह आग को बुझाने का काम जरूर करती है, ठीक है। याद रखेगा CO2 जो है ये आग बुझाने में मदद करती है, ठीक है, आग बुझाने में सहायता, ठीक है, आग बुझाने में सहायता कौन सी गैस करती है? कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए ना तो आग अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। आप देखते होंगे छोटे छोटे दुकानों में सिलेंडर रखे होते हैं, ठीक है, उसमें CO2 ही भरा होता है और भी उसके साथ एलिमेंट होते हैं, लेकिन आग बुझाने में सबसे कारगर जो है वो हम किसे मानते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। करा कौन सी गैस नीले लिटमस पेपर को दोस्तों क्या कर देती? लाल कर देती। बाप रे बाप, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, अतः यह एक अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। ऐसा काम तो अम्ल ही करता है, कोई भी अम्ल होगा वो नीला लिटमस को लाल कर देगा, ये अम्ल की खासियत होती है। लेकिन यहां पर CO2 जो है दोस्तों, यह भी एक अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है, ये आपको नहीं पता होगा, आज जान जाइए। करा किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में, अभी तो आपको बताया, आग बुझाने में और सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। शराब वगैरह सब लोग सोडा वाटर लेते हैं, ठीक है, या नींबू पानी में कभी आप दोस्तों पानी की जगह सोडा ले लेते हैं लोग, ठीक है। उसमें भी दोस्तों, या जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक बनते हैं, ठीक है, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लीजिए, पेप्सी को कुछ भी लेंगे, उसमें भी सोडा वाटर का यूज होता है। तो याद रखेगा सोडा वाटर जो होता है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है, ठीक है। और ये सर एक तरफ हम शरीरिया से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दूसरी तरफ इसी शरीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस सवाल का ही उत्तर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, करेक्ट, कौन सी गैस मेथेनॉल के निर्माण में दोस्तों यूज की जाती है, ठीक है, मेथेनॉल के निर्माण में दोस्तों कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आज तो सर आपने कार्बन डाइऑक्साइड से भर भर के सवाल कराए, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है। तो मेथेनॉल का निर्माण भी सर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है। जी हाँ, यह भी आपका सही है। चलिए और थोड़ा हैवी क्वेश्चन लेते हैं, देखकर डर जाए बच्चा। कौन सी गैस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है, पौधों की पत्तियां हरी होने का कारण दोस्तों क्या है? हरे रंग का होने का कारण क्या दोस्तों? ये क्लोरोफिल ही तो है, ठीक है, ये जो हरे रंग के होते हैं इसका कारण क्लोरोफिल है। करा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है और इससे उनका भोजन तैयार होता है। तो पौधे क्या करते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। देखिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनको प्रकाश चाहिए और उनको क्लोरोफिल चाहिए। ये तीन चीजें अगर रहती हैं तो इसी से दोस्तों पौधों का भोजन तैयार होता है, ठीक है, पौधों का भोजन तैयार होता है, ठीक है, इसी से पौधों का भोजन तैयार होता है, ठीक है। और उसके बाद जाइलम फ्लोएम, दो नलिकाएं होती है, जाइलम से जल का संवहन होता है,
फ्लोएम से आहार का संवहन होता है। जो भोजन बनता है ये फ्लोएम वाली नलिका से पौधे के अलग अलग भागों तक ये भोजन पहुंचाया जाता है फ्लोएम से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, जाइलम फ्लोएम, ये सब बॉटनी में पढ़ा जाएगा। करा कौन सी गैस विषैली गैस नहीं है, ठीक है। करा वो गैस विषैली होती तो हम और आप अपने मुंह के छोड़ते क्या, ठीक है। विषैली नहीं है, परंतु प्राणियों और मनुष्यों के जीवित रहने के लिए सहायक भी नहीं है। यह गैस हमारी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती जीने के लिए। तो पुनः आपका जवाब क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे जीवन में जीने के लिए कहीं भी सहायता नहीं करती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। करा CO2 और O2, करा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड को यदि मिला दिया जाए, ऑक्सीजन को, ठीक है। CO2 का मतलब क्या हो गया, CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर O2 किसे कहते हैं, O2 सीधा फीधा ये ऑक्सीजन का रूप है, ठीक है। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, O2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को यदि मिला दिया जाए तो कृत्रिम श्वसन में के लिए गैस तैयार होती है जिसको बोलते हैं कार्बोजन। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कार्बोजन। ये कार्बोजन तैयार किया जाता है और इससे क्या किया जाता है, कृत्रिम श्वसन में यह मदद करता है। और याद रखेगा 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बोजन में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 5% होती है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। ये होता है, ये आप याद रखेंगे कार्बोजन में। और बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे हार्ट पेशेंट होते हैं जिन्हें कृत्रिम श्वसन देना पड़ता है और उसमें कार्बोजन का यूज किया जाता है, ये वाला कार्बोजन, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा, आपके भरोसे मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। अपने आप बहुत स्पेशल सवाल, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने जो अभी तक पढ़ाया ना, इसी तरह से पीछे की क्लास भी जाकर आप देखिए, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। मेरी क्लास में कहीं मैं ऊट पटांग की बातें नहीं करता, बहुत कम टाइम में आपको सवाल जो है कवर कराता हूं, ठीक है। तो 500 से ज्यादा मैंने लेक्चर दे दिया, पीछे के सारे लेक्चर जाके देखिए, एक एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, बीच में मेरी फोटो लगी होगी, ठीक है, इसकी पहचान है। सारी क्लास अब हमारी इसी एप्लीकेशन पे चलती है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको। कम से कम डेमो तो देख लीजिए, क्लास परचेज कीजिए न कीजिए बाद की बात है, लेकिन डेमो देख लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह को लेकर के अगर आपके मन में कहीं दुविधा हो तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप चले जाइए, वैदिकी ऐप है, ठीक है। चाहे वैदिकी ऐप पे चले जाइए, चाहे वैदिकी नाम की वेबसाइट आपको मिल जाएगा वैदिकी.com, यहाँ पे चले जाइए। या और कोई समस्या है पीडीएफ से रिलेटेड तो आप जो है कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओनली पीडीएफ, ठीक है, केवल पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी पीडीएफ फ्री वाली चाहिए, पेड वाली चाहिए, प्रिंट आउट कराना हो तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप यहाँ कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, हिंदी का और हिस्ट्री का, कंप्लीट हिस्ट्री का। आप आके एक बार डेमो देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको, बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर एक साथ हमारे साथ पढ़ना हो और डिटेल में इस तरह से पढ़ना हो एक एक सब्जेक्ट तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस सीरीज से। ये सीरीज में हम लोग सभी सब्जेक्ट को दोस्तों कवर करेंगे। अभी तो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, आने वाले समय में बायोलॉजी और बॉटनी की भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।